ठीक ना। चलो आज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है हमको। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताना है। कौन सा नाम? आईयूपीएसी नाम। एसिटिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CH3 और COOH। और ये जानते रहिए कि जब आपको COOH मिलता है, ये COOH ग्रुप जो होता है, ये COOH ग्रुप जो होता है, इसके लिए हम ओइक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में किसका यूज करते हैं? ओइक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि आईयूपीएसी नामकरण के सिस्टम में सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि हम कार्बन की चेन को क्या करते हैं? काउंट करते हैं और कितने कार्बन की संख्या वहां पे मौजूद है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन और दो कार्बन। तो हम कल आपसे बताए थे कि दो कार्बन होता है तो शब्द मूल के लिए हम क्या यूज करते हैं? एथ। क्या यूज करते हैं? कल हम बताए एक कार्बन है शब्द मूल के लिए मेथ, दो कार्बन है शब्द मूल के लिए एथ, तीन कार्बन है शब्द मूल के लिए प्रोप, चार कार्बन है शब्द मूल के लिए ब्यूट। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ पे एक कार्बन और दो कार्बन, अगर दो कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो कार्बन से ये होता है एथ। अच्छा, आपको हम ये बताए थे कि बॉन्ड के बारे में किस प्रकार का अनुलग्न जानकारी देता है। तो हम ये बताए थे कि प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो किसके बारे में जानकारी देता है? बॉन्ड के बारे में जानकारी देता है। तो प्राथमिक अनुलग्न के लिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न में हम क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है, एन प्लस और COOH लगा हुआ है तो COOH का मतलब होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। अब आपको जो है इसको मिला दीजिए तो क्या बन गया? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। तो आपसे कोई पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, एथेनोइक अम्ल। अब हमसे कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा बताने से पहले हम इसके बारे में जानकारी देते हैं कि एल्डिहाइड। कल हम आपको पिछली क्लास में एल्कोहल के बारे में जानकारी दिए थे। एल्कोहल मतलब किसके बारे में? OH के बारे में जानकारी दिए थे। और OH के बारे में बताए थे कि जब OH लगा होता है किसी भी कार्बनिक श्रृंखला के साथ, कोई भी कार्बन श्रृंखला के साथ अगर OH लगा होता है तो हम कहते हैं कि वो एल्कोहल श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का? एल्कोहल श्रेणी का सदस्य है। कल हम आपको ये बताए थे सजातीय श्रेणी क्या होती है। और सजातीय श्रेणी में हम बताए थे कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो? सेम हो, मतलब समान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH हो गया, CH3CH2OH हो गया, CH3CH2CH2OH हो गया। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। पेन से नोट करते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे उसको आप बिल्कुल भी नोट करते जाइएगा। अब अगर जो है आपके सामने लगा है कोई ग्रुप है और वो ग्रुप है CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? CHO। समूह जब भी होता है तो समूह के आगे एक बॉन्ड होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी लिखिएगा तो समूह के आगे एक बॉन्ड जरूर लगाइएगा। समूह के आगे बॉन्ड
ये बॉन्ड ये बताता है कि ये जो है ये समूह है। क्या है? समूह है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO समूह है। CHO समूह है तो CHO समूह के लिए नामकरण कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, IUPAC नाम करते समय हम द्वितीयक अनुलग्न में अल शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल शब्द का। भाई हम आपसे क्या बताएं कि समूह की जानकारी हमको कौन देता है? द्वितीयक अनुलग्न। कौन देता है? प्राथमिक अनुलग्न बंध की जानकारी देता है, जबकि द्वितीयक अनुलग्न क्या करता है? समूह की जानकारी देता है। बहुत लोग के लिए कंफ्यूजन ये होता है अल और ऑल में। किस में कंफ्यूजन होता है? अल और ऑल में। तो अल और ऑल में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं लेना है। CHO से अल होता है और अगर OH लगा होगा तो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ठीक ना? ऑल हमेशा एल्कोहल के लिए यूज करते हैं, जबकि अल हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? एल्डिहाइड सदस्य के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एल्डिहाइड सदस्य के लिए। अब अगर मान लीजिए आप जो है यहाँ पे कर दिए CH3 में अगर CHO लगा दिए, CH3 में क्या कर दिए? CHO लगा दिए, तो ये एक कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम कैसे करना है? नामकरण कैसे होगा? तो सबसे पहले हम कार्बन चेन गिनेंगे। अगर कार्बन जो है ग्रुप में मतलब समूह में भी कार्बन है, अगर समूह में भी क्या है? कार्बन है, तो उस कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे एक कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है? दूसरा कार्बन है। दो कार्बन से क्या होता है? दो कार्बन से होता है एथ। क्या होता है? एथ। बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन, एथेन। और जो है यहाँ पे CHO लगा हुआ है, तो CHO के लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पे अल कर देंगे और मिला के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे CH3, CH2 और ये है अगर OH लगा हुआ है, सॉरी CHO। हम लोग एल्डिहाइड समूह पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अगर CHO लग गया है तो इसका नामकरण बोलिए साथ साथ। क्या हो जाएगा? गिनिए हमारे साथ, काउंट कीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन। हालांकि हम काउंटिंग गलत कर रहे हैं। काउंटिंग हमको कहाँ से करनी चाहिए थी? काउंटिंग हमको जो है हमेशा ग्रुप की तरफ से करनी होती है। किधर से करनी होती है? ग्रुप की तरफ से करनी होती है। और जो है ये हो जाएगा 1 और 2, चूंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। 3 कार्बन पे भी काउंटिंग नहीं करने की जरूरत होती है। काउंटिंग कहाँ करने की जरूरत होती है? 3 से ऊपर काउंटिंग करने की जरूरत होती है। क्यों भाई? 3 से ऊपर जब कार्बन श्रृंखला होने लगती है तो काउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि 3 कार्बन सदस्य से बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं वहां तक तो सब कुछ सही होता है, लेकिन जब आप 3 कार्बन सदस्य के ऊपर जाते हैं, मतलब C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया और C3 के बाद जब C4 पे पहुंच गए, तो C4 पे पहुंचने के बाद क्या होता है? समावयवता की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। कौन सी प्रक्रिया? समावयवता की प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, जबकि रासायनिक सूत्र क्या होता है? समान होता है। अणु सूत्र क्या होता है? समान होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार की प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। हमने कल बताया कि ये स्कूल है और स्कूल में एक रीमा नाम की लड़की है। किस नाम की लड़की है? रीमा नाम की लड़की है। रीमा स्कूल जाती है और स्कूल जब जा रही है तो ये क्या कहला रही है? ये स्टूडेंट कहला रही है। क्या कहला रही है? स्टूडेंट कहला रही है। ये कहा जा रहा है कि रीमा एक स्टूडेंट है, ये स्कूल जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी सिचुएशन आई, रीमा जी की शादी तय हो गई, है ना? रीमा जी की शादी क्या हो गई? तय हो गई। और रीमा जी के घर बारात आ गई। रीमा जी खूब लहंगा चुनरी पहन के क्या है? तैयार हुई हैं, है ना? तैयार हुई हैं लहंगा चुनरी पहन के। तो अब रीमा क्या कहलाएंगी? अब रीमा कहलाएंगी क्या? यहाँ पे
दुल्हन, क्या कहलाएंगी? दुल्हन। अब इनका गुण अलग हो गया, अब ये शादी करने जा रही है, यहाँ पढ़ाई करने नहीं जा रही हैं, यहाँ इनका गुण अलग है, यहाँ इनका गुण अलग है और इनका यहाँ पे गुण अलग है, जबकि लड़की एक ही थी। लड़की क्या थी? एक ही थी। स्ट्रक्चर बदल गया तो गुण भी क्या हो गया? बदल गया। गुण में भी क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। तो हम ये जान जाइए कि यही प्रक्रिया कंपाउंड के साथ भी होती है, यही प्रक्रिया यौगिकों के साथ भी होती है। तो यौगिकों के साथ होती है तो उसमें क्या होता है कि अणुसूत्र तो एक ही रहेगा, अणुसूत्र क्या होगा? एक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही कंपाउंड का नाम बदल जाएगा तो उसका भौतिक गुण बदल जाएगा और उसका रासायनिक गुण बदल जाएगा, गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? गुणों में तुरंत क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। एक ही घर के दो इंसान होते हैं, लेकिन जब जो है उनका घर अलग अलग हो जाता है तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को परिवर्तित कर देते हैं, तुरंत बदल देते हैं। गुणों में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसा नहीं रह जाता कि जो खाना पहला वाली फैमिली बनाएगी वही खाना दूसरी वाली फैमिली बनाएगी। कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। बाय द वे कभी कभी ऐसा हो गया कि पहली वाली फैमिली जो खाना बना रही है वही खाना दूसरी वाली फैमिली बनाएगी। तो जैसे ही जो है वहाँ पे जो है ये बदलाव दिखाई दिया, वहाँ पे गुणों में भी क्या हो गया? वहाँ पे परिवर्तन हो गया। तो समावयवता एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर क्या होता है? एक ही अणुसूत्र के कई कंपाउंड होते हैं, कई यौगिक होते हैं और उनके गुणों में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग गुण होते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। जैसे हम आपके सामने एक यौगिक रखते हैं CH3, CH2, फिर जो है CH2, फिर जो है CH2 और ये CH3। जरा इसका नाम बता दीजिए, क्या नाम है? इसका नाम है यन पेंटेन। क्या नाम है? यन पेंटेन। इसका नाम यन पेंटेन है, लेकिन अगर जो है थोड़ा सा इसके साथ लापरवाही की जाए और लापरवाही करने के बाद तुरंत कंपाउंड में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आ गया तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? लापरवाही करने के बाद ये बन गया कौन सा कंपाउंड? नियोपेंटेन। कौन सा कंपाउंड बन गया? नियोपेंटेन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ये नियोपेंटेन बन गया। अब नियोपेंटेन बन गया तो यहाँ पे दोनों के गुणों में अलग अलग प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा, है ना? यहाँ पे ये क्या हो गया? इसके गुण अलग हो गए और इसके भी गुण क्या हो गए? अलग हो गए। कल आपको जो है आवर्त सारणी के बारे में पूरा डीपली अध्ययन कराया जाएगा, आवर्त सारणी के बारे में पूरा बताया जाएगा, आवर्त सारणी वाले टॉपिक को पूरा लर्न कराया जाएगा, समझाया जाएगा आपको कैसे कैसे आवर्त सारणी में। लेकिन इससे पहले आपको जो है काफ़ी ध्यान से बोर्ड पे फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा, तब जा कर के आप जो है आवर्त सारणी को मेंटेन कर पाएंगे। फिर उसके बाद जीव विज्ञान के क्लास चलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी क्लासेस सारी मेंटेन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ऐसी श्रृंखला थी, ये एक ऐसी श्रृंखला थी जो कि क्या है? सीधी श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? सीधी श्रृंखला है। लेकिन ये जो श्रृंखला है ये कैसी श्रृंखला है? ये टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला। इसके एक हाथ भी हो गए, एक पैर भी हो गए, एक जो है सर भी हो गया, है कि नहीं है? तो थोड़ी सी बस लापरवाही कर दी, खुदा ने थोड़ी सी लापरवाही की तो इंसान लंगड़ा पैदा हो गया। यही होता है ना? तो वही यहाँ पे हुआ कि थोड़ा सा हमने भी लापरवाही किया तो यन पेंटेन से क्या बन गया? नियोपेंटेन बन गया। जरा देख लीजिए क्या कार्बन की संख्या बराबर है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, मतलब C5H। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 क्या है? 12। तो ये हो गया 12 और C5H12। अब यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो C5 और H कितना है? कितना है? 12 है। कितना है? दोनों का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें, अणुसूत्र अगर देखें, तो दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है।
बराबर है, लेकिन परिवर्तन किस में आ गया, परिवर्तन उसके संरचना में आ गया, संरचना के साथ साथ परिवर्तन उसके गुणों में आ गया, है ना। सीधी सीधी बात है, इंसान का पैर तोड़ दिया तो लंगड़ा हो जाएगा, गुण में परिवर्तन आया कि नहीं आया, स्ट्रक्चर बदले तो परिवर्तन आ गया। कभी वो इंसान दोनों पैर से चला करता था, लेकिन अब उसके पैर को तोड़ दिया आपने तो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। अब उसको लोग लंगड़ा कहना शुरू कर दिए, गुणों में परिवर्तन आ गया। यही होता है समावयवता की प्रक्रिया। तो इसी कारण से जब 3 से ऊपर हम जाना शुरू करते हैं, 3 कार्बन श्रृंखला से, 3 कार्बन सदस्य से बने कंपाउंड में इससे ऊपर जब जाना शुरू करते हैं, तो फिर क्या करते हैं फिर हम जो है उस समूह का स्थान लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि समावयवता में इसका नाम ये है, या फिर जो है नामकरण की पद्धति में इसका नाम ये है, जो कि समावयवता की प्रक्रिया को भी दर्शा सकता है। ये जानते रहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, यहाँ से काउंटिंग करें, कभी यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे, ये काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 और 3, और ये 1 2 और 3, दोनों तरफ से काउंटिंग आप करिए। लेकिन आपको जिधर से ग्रुप पहले मिलेगा, समूह जिधर से पहले मिलेगा, वो काउंटिंग आपकी क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। अब आप इधर से चलना शुरू किए तो ग्रुप आपको तीसरे नंबर पे मिला। किस नंबर पे मिल रहा है, तीसरे नंबर पे। तो ये सही है कि गलत है, ये गलत है। लेकिन अगर आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ये पहला नंबर, ये कौन सा है, दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। ये तीसरा है, मतलब ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और अब इसी के आधार पे क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन श्रृंखला का 3 सदस्य है, कार्बन का 3 सदस्य है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CHO, कौन सा लगा हुआ है, तो प्रोपेन धन अल, और ये मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब 3 से ऊपर चले जाते हैं, 3 से ऊपर जाने की बारी आ गई है, और एक इसी में डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, है ना। डबल बॉन्ड लगाएंगे, थोड़ा सा खतरा तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या होगा, खीर उतनी ही मीठी तैयार होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ जानते रहिए कि जो है डबल बॉन्ड लगाएंगे, थोड़ा सा खतरा तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी खीर में मिठास आएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे हम CHO लगा दिए, सब कुछ तो सही है, 3 1 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप समूह को प्रायोरिटी नहीं, समूह को प्रायोरिटी देंगे, बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है। बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहले समूह को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे समूह की तरफ से 1 2 3 4, ये ऐसे भी गिन सकते हैं और ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर नीचे वाले से चला जा रहा है, अगर हम लोग नीचे वाले से चल रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, नीचे वाले से चलने पर हमको जो समूह है वो किस नंबर पे मिल रहा है, चौथे नंबर पे। और ऊपर वाले से अगर चल रहे हैं तो समूह किस नंबर पे मिल रहा है, पहले नंबर पे मिल रहा है। तो पहले नंबर वाले पे जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और जो है चौथे नंबर पे जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है कि अगर हमको जो है 2 ही कदम जा करके अमृत प्राप्त हो रहा है, तो हम 2 कदम जा करके अमृत लेंगे, या फिर 4 कदम पे जो है रस प्राप्त हो रहा है वो लेने जाएंगे, 2 कदम पे अमृत लेने जाएंगे। अब ये चीज़ यहाँ पे नामकरण की पद्धति में कैसे हम वो करेंगे, 4 कार्बन से क्या होता है, 4 कार्बन से होता है ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड भी है, क्या है, डबल बॉन्ड। नामकरण की पद्धति में सबसे पहले ऐसे होता है, होता क्या है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न के बाद क्या लिखा जाता है, शब्द मूल लिखा जाता है, शब्द मूल के बाद क्या लिखा जाता है, शब्द मूल के बाद क्या लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न मतलब बॉन्ड। और फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, द्वितीयक अनुलग्न मतलब समूह के बारे में जानकारी आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए ब्यूट, और यहाँ पे
पहले नंबर ऊपर वाले काउंटिंग के आधार पे अगर लिख रहे हैं आप, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ये डबल बॉन्ड की शुरुआत इस दूसरे पोजीशन से हो रही है, शुरुआत दूसरे पोजीशन से हो रही है। जैसे ही आप दूसरे पोजीशन से चलना शुरू कर रहे हैं तो आपको डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। मतलब आप कहें कि डबल बॉन्ड किस स्थान पे है, दूसरे पे। किस स्थान पे है, दूसरे पे है, तो आप लिखेंगे 2, ब्यूट 2, और फिर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, ब्यूट 2 इन। और CHO हमको किस स्थान पे मिल रहा है, पहले स्थान पे मिल रहा है। अगर CHO पहले स्थान पे मिल रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल हो जाएगा। कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ रहा है? जहां आपको समस्या होगी वहां आप तुरंत पूछ लीजिएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल हो जाएगा। अब एक नामकरण हम लोग थोड़ा सा सफिक्स जोड़ के बनाते हैं, जो ब्रांचेस जुड़ती है, ब्रांच को जोड़ करके बनाते हैं और उस आधार पे उसका नामकरण करते हैं। उसमें हम सारा मिक्स कर देंगे, अल्फाबेट भी मिक्स किया जाएगा और ग्रुप को भी मिक्स कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अल्फाबेट के आधार पे जो है नामकरण करते हैं, जो हम कल आपको बताए थे कि अल्फाबेट का यूज कब करते हैं, जब कोई सफिक्स एक से अधिक ब्रांचेस अगर जो है लगी हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी कार्बनिक कंपाउंड में, एक से अधिक ब्रांचेस लगी हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करिए, और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा आपका। हमारी भी मेहनत आप ही के लिए है, आपकी भी मेहनत आपके लिए ही है, ठीक है? तो इतनी मेहनत करिए कि आपका नंबर अच्छा आ जाए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये हो गया CH3, और CH3 के बाद क्या हो गया, CH हो गया, फिर यहाँ पे हो गया CH3, फिर यहाँ पे हो गया CH2, फिर यहाँ पे हो गया CH3, जोड़ते चले जाओ। यहाँ पे हम जोड़ दिए CHO, क्या जोड़ दिए, CHO जोड़ दिए, और यहीं पे हम क्लोरीन भी जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास, अगर जोड़ दें इस पे CH जोड़ दें, F फ्लोरीन हो जाएगा, आगे जोड़ दीजिए यहाँ पे CH3। अब इसका नामकरण हमको करना है, ये नामकरण कैसे होगा? देखिए भैया, हम आपसे बताएं, हम आपसे वही कहें कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। काम ये करना है कि सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला खोज लीजिए, ऐसी श्रृंखला जो सबसे लंबी हो। सोने की चीन वो लीजिए जो सबसे बड़ी हो, वो मत लीजिए जो सबसे छोटी हो। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 कार्बन, ये हो जाएगा 3 कार्बन, ये हो जाएगा 4 कार्बन, ये हो जाएगा 5 कार्बन, और ये हो जाएगा 6 कार्बन। इस श्रृंखला में आप चले तो आपको कितना कार्बन मिल गया, 6 कार्बन। अब आपको एक श्रृंखला ऐसे भी तो दिखाई दे रही है, तो ये गिन लीजिए 1, 2 और 3। यहाँ पे तो 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत है, तो ये माना नहीं जाएगा। तो हम किस 3 वाले और 6 वाले की तुलना में हम किसको सही मानेंगे, 6 वाले को सही मानेंगे। अच्छा, आपको एक चेन ये भी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो जरा इसको काउंट कीजिए, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 है, तो ये भी 6 है, तो सही मानी जा सकती है। तो 6 और 6 दोनों सही है, तो हम सीधे वाले को ले लेते हैं। अच्छा, आपके सामने एक श्रृंखला ऐसे भी चलती हुई दिखाई दे रही है, इसको काउंट कीजिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 हो गई। 6 से क्या है, छोटी है, मतलब कार्बन चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या है, कम पाया जा रहा है, किसकी तुलना में, 6 वाले सदस्य की तुलना में। तो अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये भी 4 ही है, ये भी गलत है। मतलब कुल मिला के आपका 6 कार्बन वाला जो है वो क्या मान लिया जा रहा है, सही मान लिया जा रहा है। और 6 कार्बन को सही मानते हुए अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करेंगे,
ये देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे नामकरण इस तरीके से कर देंगे कि यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, Cl की स्पेलिंग होती है क्लोरो। क्या होती है? क्लोरो होती है Cl की स्पेलिंग। और यहाँ पे जो है F जुड़ा हुआ है, F की स्पेलिंग होती है फ्लोरो होती है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 की स्पेलिंग क्या होती है? मेथिल होती है। क्या होती है? मेथिल। अब आप अल्फ़ाबेट का ध्यान दीजिए, 26 के 26 अक्षर आप पढ़े हैं ए से लेके जेड तक, वो आप पढ़ रखे हैं। और अगर जो है ए से बी तक आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने सामने क्या रखिए, 5 रुपए वाली किताब ABCD और फिर मिलाइए। वहाँ पे क्या मिलाना है? अल्फ़ाबेट में C पहले आता है कि अल्फ़ाबेट में F पहले आता है या अल्फ़ाबेट में M पहले आता है? तो सबसे पहले क्या आता है? C आता है। और C नाम से कौन सा शुरू हो रहा है? क्लोरो। कौन सा शुरू हो रहा है? क्लोरो शुरू हो रहा है। क्लोरो शुरू हो रहा है मतलब क्लोरो किस पोजीशन पे है? क्लोरो किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पे तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, 4। और Cl को हम लिख देंगे क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अच्छा, 4 क्लोरो के बाद अब जो है अल्फ़ाबेट में नंबर आता है किसका? फ्लोरो का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? फ्लोरो का नंबर आता है। फ्लोरो का नंबर आता है तो अब हम उसको लिख देंगे। अल्फ़ाबेट में इसका स्थान कौन सा है? इसका स्थान 5वां स्थान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और क्या हो जाए यहाँ पे? फ्लोरो। ये सब अभी पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, पूर्व का मतलब पहले और लग्न का मतलब लगा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है? पूर्व लग्न है, आगे लगे हुए हैं। फिर इसके बाद CH3 आ रहा है। CH3 मतलब मेथिल आ रहा है और मेथिल का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप नामकरण की पद्धति में ये जो है दो पद्धति से नामकरण कर रहे थे ना, ये थोड़ा गलत हुआ है। यहाँ पे गलत ये हुआ कि दूसरा हम लोग जो है सिस्टम नहीं यूज किए। 1 2 3 4 5 और 6। एक तो इस तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हैं, एक क्या है? इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले सिस्टम से काउंटिंग कर रहे हैं तो CHO जो है वो हमको किस स्थान पे मिल रहा है? चौथे स्थान पे मिल रहा है। लेकिन सफिक्स हमको किस स्थान पे मिलना शुरू हो जा रहा है? दूसरे पे। जब ग्रुप बीच में आ गया और सफिक्स जो है ऐसे जुड़ना शुरू हो गया तो हम पहले यही देखेंगे। क्या देखेंगे? ये नहीं देखेंगे कि ग्रुप किधर से पहले आ रहा है, ग्रुप तो बीच में है ना। अब हम ये देखेंगे ब्रांच किधर से पहले आ रही है, जो शाखाएं निकल रही हैं वो किधर से पहले आ रही हैं। तो चाहे इस वाले पद्धति से देखो, यहाँ से शाखा दूसरे ही नंबर पे शुरू हो जा रही है, यहाँ से भी शाखा क्या हो रही है? दूसरे ही नंबर पे शुरू हो जा रही है। तो आप दोनों में से किसी पद्धति पे नामकरण कर लीजिए, यही आपको बताना था। बात समझ में आ रही है? तो अब आप दोनों में से किसी भी पद्धति पे नामकरण कर लीजिए। अगर आप नामकरण करते हैं तो यहाँ पे हो जाए, क्या लिखे थे हम? ये लिखे थे 4 क्लोरो। क्या लिखे थे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। चलो 4 क्लोरो के बाद जो है अब जो है फ्लोरो की बारी है और ये जो है 5वें स्थान पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जगह 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्लोरो हो जाएगा। 5 फ्लोरो के बाद फिर जो है इसके बाद जो है क्या होता है? इसके बाद मेथिल का नंबर आता है और मेथिल का स्थान कौन सा है? दूसरा है। नीचे वाले से नहीं चल रहा है हम। नंबर सिस्टम कौन सा ले रहे हैं? ऊपर वाला ले रहे हैं। और ऊपर वाले पे क्या है? 2 और ये क्या है यहाँ पे? मेथिल। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। तो हेक्स और फिर क्या हो जाएगा? एन, हेक्सेन। क्यों एन लगा हुआ है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो इसलिए एन लगा हुआ, हेक्सेन। और फिर यहाँ पे चौथे स्थान पे क्या जुड़ा हुआ है? अल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अल, मतलब CHO जुड़ा हुआ है। तो हेक्सेन 4 और क्या हो जाए यहाँ पे? अल हो जाएगा। तो इसका जो नामकरण हो गया वो 4 क्लोरो
5 फ्लोरो 2 मेथिल हेक्सेन 4 अल हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आपके जो है इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? मतलब फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अगर आपको ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा तो ऐसे कंडीशन में आपको सूत्र जरूर याद होना चाहिए, कुछ कंपाउंड की सूत्र जरूर याद होने चाहिए। HCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। अब फॉर्मल्डिहाइड का हमको क्या करना है? आईयूपीएसी नामकरण करना है या आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब देखिए जरा ध्यान से देखना, ये है फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। आगे बात समझ में? क्या यहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है? जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बना के देखिए कि क्या यहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो जरा देखिए यहां पे C है, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 ठो किसके साथ हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। 1 2 3 हो गया, चौथा पूरा करना है तो चौथा किसके साथ हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे 4 हो गया, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो गई? पूरी है, सेटिस्फाइड है। बात समझ में आ गई? जब कार्बन की पूरी वैलेंसी, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे कि ये जो है पूरी तरीके से क्या है? कंप्लीट है। अब HCHO में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है C एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। और एक कार्बन से क्या होता है? मेथ। क्या होता है? कार्बन का बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? अरे भाई हाइड्रोकार्बन है ना। हम लोग टॉपिक कौन सी पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? एन। तो एन जोड़ करके क्या हुआ? यहाँ पे मेथेन हुआ। मेथेन और CHO ग्रुप का जो है क्या होता है? अल। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। तो ये आंसर आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल, एसिटल्डिहाइड। तो आप आंसर किस पे ट्रिक करेंगे? मेथेनल पे। अच्छा, एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिटल्डिहाइड जो है वो CH3CHO को कहते हैं। किसको कहते हैं? CH3CHO को हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? बोलिए जरा। इसका आईयूपीएसी नाम, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सिंगल बॉन्ड होते क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एथेन धन और ये CHO जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। और ये हो जाएगा कुल मिला के क्या? एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तुरंत पूछिएगा आप हमसे। अच्छा, अभी इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अभी हम कल आपको क्वेश्चन में बता रहे थे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हाइड्रोकार्बन तो बहुत ज़्यादा टॉपिक कल जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे पिछली क्लास में आपको। अब हाइड्रोकार्बन की टॉपिक को फिर से रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। और हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ और सिर्फ हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक यौगिक लिखा हुआ है और ये यौगिक क्या है? ये इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। अब इसका नाम प्रोपेन है तो इसमें आप क्या देख सकते हैं? इसमें आप ये देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड जो लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें
कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध हो, एकल बंध हो, कौन सा बंध हो, एकल बंध हो, तथा कार्बन परमाणु की पूरी संयोजकता किससे पूरी की गई हो, हाइड्रोजन परमाणु से पूरी की गई हो। तो इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। फिर इसके बाद असंतृप्त में क्या हो जाएगा, असंतृप्त कब होता है, जब किसी को ज्यादा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ज्यादा। मतलब सीधा सीधा ये है कि जब कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी क्या होगा, असंतृप्त। लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर द्विबंध लगा होगा तो उसको आप कहेंगे द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो उसको आप कहेंगे त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातों से पूरी जो है केमिस्ट्री आपकी मेंटेन हो जाएगी। और छोटी छोटी गलतियों को अगर आप सुधारेंगे, अभी कल जो है आप जो है एक गलती कर रहे थे मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ही फास्ट किए थे जहाँ पे आपको गलतियाँ मिली थी गणित की क्लास में। तो जो है आप मेंटेन करते चलिए, छोटे छोटे बातों को मेंटेन करते चलिए, उनको सवालों को लगाते चलिए। ये समझ जाइए कि पहले जो है धीरे धीरे सवालों को लगाइए, और लगाते लगाते जब अभ्यस्त हो जाइए तो तेजी से लगाना शुरू कर दीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एक गलती जो है वो आपको कई लड़कों से पीछे कर सकती है, क्योंकि एक गलती जो है एक ही बार जरूर, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार दोहराएंगे। अगर वो गलती आपसे हुई है तो आप बार बार करते चले जाएंगे, और कई क्वेश्चन में कई नंबर कटेंगे, और कई नंबर कटेंगे तो आप कितने लड़कों से पीछे चले जाएंगे, 5 लड़कों से, 10 लड़कों से, ऐसे पीछे चले जाएंगे, और टॉपर बनने से आप रुक भी सकते हैं। ये इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। अब हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, फिर यहाँ पे लिखा है CH और डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सब कुछ तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, द्विबंध दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे द्विबंध दिखाई दे रहा है तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, वो भी द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध युक्त मतलब द्विबंध रखने वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन, द्विबंध रखने वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर यही आपके सामने दे दिया जाए CH3 CH, और ये हो जाए यहाँ पे क्या CH, ये बॉन्ड, ये H को हटाइए और ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाए, सॉरी CH3 है ना, CH3 हो जाए। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, त्रिबंध लगा हुआ है। इसलिए इस हाइड्रोकार्बन को भी हम असंतृप्त कहेंगे। लेकिन किस प्रकार का असंतृप्त है, ये त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओलिफिन क्या होता है। ये क्वेश्चन जरूर आपके जो है बुक में कभी आपके पेपर में पूछ सकता है, और पेपर में पूछेगा इस तरीके से भी कह सकता है ओलिफिन क्या होता है। तो ओलिफिन जो होता है वो एल्कीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, अगर एकल बंध युक्त यौगिक है तो उसको हम एल्केन कहते हैं, द्विबंध युक्त यौगिक है
तो क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। और त्रिबंध युक्त यौगिक है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो ओलिफिन जो होता है वो एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है ऐसे पूछ सकता है, एसिटिलीन क्या होता है। तो एसिटिलीन जो है हम किसको कहते हैं, एल्काइन को कहते हैं। किसको कहते हैं, एल्काइन को। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओलिफिन क्या आया क्वेश्चन में, ओलिफिन। ठीक है, तो ओलिफिन के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं कि ओलिफिन होता क्या है। ओलिफिन, ठीक है, ओलिफिन। ओलिफिन क्या होता है, ओलिफिन यहां आप लिखेंगे जब श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, के मध्य क्या हो, बोलिए, द्विबंध। क्या हो, द्विबंध हो। अगर कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। तो उसे हम ओलिफिन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। एल्कीन कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, कहते हैं। किताब कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट करते जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस यौगिक में ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर यौगिक में डबल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब ये क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ओलिफिन कह सकते हैं। इसी को हम ओलिफिन भी कहते हैं। मतलब सभी एल्कीन, जितने भी डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब एक नई चीज आती है आपके सामने, क्या बताए, एसिटिलीन के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, एसिटिलीन के बारे में। हम सब नहीं मिटाएंगे, हम थोड़ा सा मिटाएंगे यहीं पे, और इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एसिटिलीन। जहां तक मेरा काम बनता चला जाए वहां तक बना लो, एसिटिलीन। अब देखिए एसिटिलीन क्या होता है, जब श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होगा, त्रिबंध। कैसा बंध होगा, त्रिबंध होगा। तो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। ये हो जाएगा एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन। देखो और एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिए कि एसिटिलीन को हम क्या कहते हैं, एल्काइन भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा एल्काइन, एल्काइन कहते हैं, एल्काइन। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दो आप, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम करने के बाद ये क्या हो गया, ये बन गया एल्काइन। क्या बन गया, एल्काइन। तो एसिटिलीन जब श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध हो, कौन सा बंध हो, त्रिबंध हो, उसे एसिटिलीन या एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन या एल्काइन। तो आपसे कभी क्वेश्चन अगर कोई पूछ दिया कि क्या एसिटिलीन और एल्काइन एक ही होते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे कि हाँ,
एसिटिलीन और एल्काइन क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या ओलिफिन और एल्काइन एक ही होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा कि ओलिफिन और एल्कीन एक ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कह रहा है कि जो है कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन की चतुसंयोजकता को समझाइए। तो आप क्या जानते हैं, कार्बन परमाणुओं के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और वो भी इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा होगा, साझेदारी के द्वारा होगा। तो वही जो है कार्बन की चतुसंयोजकता कहलाती है। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम बताए हैं आपको कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको नाम लिखना है, नामकरण ये है CH3CH, ये है CH3, सभी लोग करिए CH3CH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण हम करते समय हम 2 तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग 1 2 3 ऐसे भी हो सकती है, काउंटिंग हम उल्टा भी चलेंगे 1 2 और 3। अगर हम घर से कोचिंग गए तो कोचिंग से घर आना भी तो है, तो ये जानेंगे अब कि कौन सा जो है माध्यम हमारे लिए सही था, घर से स्कूल जाना या स्कूल से घर आना। तो ये देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तीसरे नंबर, यहाँ पे हमको दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ से किस नंबर पे मिल रहा है, पहले ही नंबर पे मिल जा रहा है। तो हमारा जो है ये वाला माध्यम सही होगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काउंटिंग करने का ये जो तरीका है ये सही माना जाएगा और ये वाला तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है। प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, या प्रोपीन भी लिख सकते हैं, या प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप जो है प्रोपीन लिख लीजिए, क्या लिख देंगे, प्रोपीन, और ये हो जाएगा 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तब भी 1 आएगा, और यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तब भी 1 आएगा। तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, प्रोपीन कर दीजिए। ठीक है, बस करिए, आज के लिए इतना ही।